है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में एक्सरे मशीन है, बहुत ही आधुनिक एक्सरे मशीन है, लेकिन यहाँ टेक्नीशियन जब आता सर है। है, लेकिन टेक्नीशियन जी। अवेलेबल नहीं है। उसके लिए मैं जिला और वो रामनगर स्तर पर प्रभारी को दोषी देता हूं कि आखिर टेक्नीशियन आता है फिर यहाँ से चला क्यों जाता है। मुझे जहाँ तक जानने को मिला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी एक्सरे का मामला आता है वो प्राइवेट स्तर पे किसी एक्सरे वाले से फिक्स आपस का वो रेशियो फिक्स हो चुका है, जिसकी बदौलत से जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी है वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ टेक्नीशियन रहे, क्योंकि टेक्नीशियन रहेगा तो निःशुल्क एक्सरे करेगा, और बाहर में है तो इनका रेशियो फिक्स है, जिस वजह 200 से। 300 जी। 400 में होता है। हो सकता है कहीं सर को भी मिलता हो, कोई लिमिट का अभी थोड़ी मैं है। ये जानकारी बहुत सारे मरीजों से मिली है कि वहाँ एक्सरे मशीन है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, जिसके लिए मैं प्रभारी साहब से बहुत बार बात किया, लेकिन अब समझ में नहीं आया कि आखिर जब एक्सरे मशीन है तो आज तक टेक्नीशियन आता है फिर चला जाता है क्यों, क्या कारण है। यहाँ तक कि मैं एक संबंध में और कहना चाहूँगा कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का ड्यूटी रोस्टर होना चाहिए, उसकी टैगिंग होनी चाहिए, वहाँ लिखा होना चाहिए, उसकी बोर्ड होनी चाहिए, लेकिन हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई पूछने वाला है, कोई नहीं है। जो लोग हैं वो। सवाल है, रामनगर सरकारी हॉस्पिटल को लेके हमेशा सोशल मीडिया पे बहुत सारा वीडियो आ जाता है कि कभी उसमें लाइट नहीं रहता है। तो क्या एम्बुलेंस का भी समस्या वैसे ही है? लोग दवा के लिए भी जाते हैं तो बहुत सारे दवा अवेलेबल नहीं होता है। आज भी रामनगर में अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की व्यवस्था नहीं है सर। इसका जिम्मेवार कौन है सर? रामनगर के विधायक महोदय हैं, या वाल्मीकि नगर के सांसद महोदय हैं, या रामनगर के सभापति जी, उप सभापति जी, या तमाम जो भी यहाँ के नेताजी लोग हैं, या वो लोग हैं जो वोट दे के सभी लोगों को सत्ता में लाते हैं सर? देखिए इसके लिए तो मैं सबसे पहले चाहे वो लोकल के जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे सांसद विधायक हों, मैं सबको दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि अगर जनता ने आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है तो जनहित में कार्य करना होगा। अस्पताल की स्थिति आज से नहीं, सरकारी रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आज से नहीं, बहुत दिनों से बदहाल है, और इसके पीछे हम सभी दोषी हैं। क्योंकि अगर हम सभी सक्रिय रहें, हम सभी जनहित के बारे में सोचें, तो ये सरकारी अस्पताल की जो बदहाल स्थिति है क्यों है, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार हम सभी हैं, क्योंकि हम सभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रभारी महोदय हैं, वो हमारे सांसद विधायक के करीबियों में से आते हैं, उनके जिसके कारण से आज तक वो लगभग वो मेरे हिसाब से पिछले 7-8 सालों से वो इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं। क्यों हैं? इसका जवाब हमारे सांसद और विधायक कौन देगा? मैं ये पूछता हूँ। हम नगर के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग से जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। अस्पताल व्यवस्था में एक एम्बुलेंस जो हमारी ही संस्था मानव सेवा संगठन के प्रयास से कोरोना के टाइम में अस्पताल को शुगर फैक्ट्री के द्वारा, हरिनगर शुगर फैक्ट्री के द्वारा अस्पताल को डोनेट की गई, लेकिन अब पिछले 1.5 सालों से मैं कितनी बार प्रयास कर चुका। मैं इसके लिए जिला पदाधिकारी, एसडीएम बगहा, इसके अलावा सीएस सर प्लस प्रभारी से कितनी बार बातें कर चुका, लेकिन अभी तक 1.5 सालों में उस एम्बुलेंस के लिए ना ही ये लोग ड्राइवर की व्यवस्था कर पाए, ना उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था कर पाए, ना ही उसके लिए रख रखाव की व्यवस्था कर पाए। तो दोषी कौन? जो उस लेवल के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी आएँ और देखें, जो जनता की समस्या है उस पर ध्यान दें। और हम सभी आज भी तैयार हैं। हमारे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से हमारी बात हो चुकी है। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को मैं बता दूं कि अभी हम लोग बेतिया जिला के रामनगर प्रखंड में हैं। अभी हमारे साथ रामनगर के उप सभा प्रतिनिधि श्री सुजल सिंह जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे रामनगर की तमाम समस्या को लेके, जैसे रामनगर के सरकारी अस्पताल, रामनगर की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और रामनगर में जाम को समस्या को लेके, और रामनगर में इनकी सरकार बनी हुई टोटल 8 मंथ हो चुका है। अब तक रामनगर नगर परिषद के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है, आने वाले 5 सालों में क्या क्या कार्य किया जाएगा, उन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे और रामनगर की समस्त जनता के सामने ये अपनी बातों को रखेंगे। तो आप सब सोचिए, समझिए और सुनिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा और आया इंटरव्यू के लिए। और इसके साथ साथ मैं नगर के सभी नगरवासियों को भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने विश्वास करके हम लोगों को जगह दिया नगर परिषद में, और जिसकी बदौलत पिछले 8 महीनों से हम लोग लगे हैं नगर हित में, बेहतर करने में, कार्य करने में और आप सभी का विश्वास जीतने में। सर, रामनगर में कुछ ऐसा काम हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो उन्हें भी हम इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि रामनगर में 8 मंथों में हुआ क्या है। तो रामनगर में जैसे कि मूर्ति धाम का जो स्थापना हुआ है, चाहे जो शिलान्यास हुआ है, उसके रास्ता को लेके एक गाड़ी निकाला गया है अंतिम 100 यात्रा को ले जाने के लिए। या हमको लगता है कि पूरे चंपारण में किसी भी नगर परिषद की गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं रहता है, नगर परिषद क्यों नहीं चढ़वाता है, ये तो नगर परिषद ही जानता है। तो आपको बताइए दर्शकों को, जनता को रामनगर का, कि अब तक क्या क्या हुआ है नगर परिषद में। देखिए, सरकार बनने के बाद हमारे सभापति प्रतिनिधि और उपसभापति प्रतिनिधि के रूप में मैं हूं। साथ ही सभी पार्षदों का प्रयास रहा है, क्योंकि इस सरकार में लगभग 24 सीटें नई आई हैं। 29 में 24 सीटें नई आई हैं, जिसमें मैं भी नया हूं उपसभापति प्रतिनिधि के रूप में। तो इन सभी पार्षदों का, सभी माननीयों का प्रयास है कि हम लोग नगर में बेहतर करें, बेहतर करते हुए नगर हित में जितना सुविधाएं हो सके हम लोग दें। हम लोग ने सरकार बनने के बाद सभी ने मिलजुल करके मुक्ति धाम, जो शमशान घाट जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ जाने की रास्ते की बहुत बड़ी समस्या थी। 15 फीट का रास्ता क्लियर करवाया गया है, जिस पे बरसात के बाद रास्ते का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ नगर में पहला अशोक सम्राट भवन, जो एक विवाह भवन के रूप में होगा, वो भी सबनी पोखरा माई स्थान पे, जिसका बेस का कार्य पूरा, नींव का कार्य पूरा कर दिया गया है। बाकी कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो बोला था कि सरकार बनने के बाद एक पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया जाएगा, तो मैं आप सभी को बता दूं कि पुस्तकालय का भी काम लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है। पीछे नए प्रस्ताव में आया कि पीछे में शौचालय और इसके साथ साथ पीने की पानी की व्यवस्थाएं भी की जाए, तो जिसका निर्माण कार्य इस महीने के बाद 15 दिन के बाद शुरू करवाया जाएगा। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि सभापति प्रतिनिधि और हम दोनों ने प्रयास करके, और जिसमें सभी पार्षदों का भी साथ सहयोग रहा है, जिसकी बदौलत हम लोग ने अभी तक पूरे नगर में कम से कम 15 सड़कों का और नालों का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है, जिसमें से कुछ सड़क नाले बन चुके हैं, कुछ का शिलान्यास इसी 2-3 दिन में शुरू होने वाला है। सर, एक जो सवाल है, हमेशा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं उस चीज़ को, जो कि मेन जो रोड है, आप शिव मंदिर होते हुए जाता है, और बहुत सारे श्रद्धालु शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं, और उस रोड को लेके हमेशा आप भी देखे होंगे बहुत सारे लोगों के द्वारा, रामनगर के युवाओं के द्वारा पोस्ट किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो रोड कब तक निर्माण होगा और कब तक बनेगा सर? देखिए, नगर परिषद की पूरी टीम प्रयासरत है, और हम सभी का ये मतलब वादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग नेता नहीं हैं। ये पूरा विश्वास दिलाते हैं कि वो रोड नगर परिषद जो हिंद चौक से लेके नर्मदेश्वर शिव मंदिर के मुख्य द्वार तक जाता है, वो रोड इसी साल हर हाल में बनेगा। इसके लिए मैं सभी जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग पूरी नगर की टीम, टॉप टू बॉटम सभी लोग जनप्रतिनिधि प्रयासरत हैं। कार्यपालक पदाधिकारी को ऑलरेडी प्रस्ताव हम लोग दे चुके हैं। जल्दी कागज़ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। और सर, रामनगर का जो मुख्य समस्या है सर, एक हम लोगों ने एक प्रपोजल रखा हुआ है कि जो अस्पताल में एम्बुलेंस पड़ा हुआ है, 13 लाख का एम्बुलेंस जो हरिनगर शुगर मिल से डोनेटेड है, उसको किस तरह चलाया जाए। तो कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने नगर प्रावधानों के हिसाब से बताया है कि हम लोग उसके तेल की व्यवस्था और उसके ड्राइवर की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस संबंध में जब उनके द्वारा
ये जानकारी दी गई है, तो मैं अब आगे प्रयास में हूँ कि जल्द से जल्द नगर परिषद के तरफ से उस एम्बुलेंस को चलाया जाए। अब देखता हूँ कि इसमें हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी महोदय हैं उनका कितना सहयोग मिलता है, क्योंकि उनके द्वारा तो आज 1.5 सालों से ड्राइवर और उसके तेल और उसके रखरखाव की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है। वो एम्बुलेंस वैसे ही पड़ा है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही, हम आप जैसे जनप्रतिनिधियों ने प्रयास नहीं किया, तो मुझे लगता है कि वो एम्बुलेंस भी कबाड़ में चला जाएगा। सर आप बहुत बेखौफ तरीके से अपनी जवाबों को रखे हैं ऑन कैमरा। रामनगर की समस्त जनता इस चीज़ को ज़रूर देखेगी। सर आपको भी पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत तरह तरह का फंड आता है सर। क्या वो जो भी वहाँ के हैं विभागीय जो भी पदाधिकारी हों सरकारी अस्पताल का, मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर वो लोग प्रयास करें तो कोई बड़ी बात है क्या? एक ड्राइवर का व्यवस्था करना या डीजी का तेल का व्यवस्था करना, जो लाइट कट जाता है मरीज परेशान रहता है, कभी सफाई नहीं रहता है, इस चीज़ को लेके। देखिए, जब से हम लोग की सरकार बनी, मैं 3-4 बार हम लोगों ने वहाँ का जायज़ा लिया। स्थिति जब जाते हैं लोग तो सफाई करवा दी जाती है, फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो। ठीक है, मैं एक संबंध में और कहना चाहूँगा, अस्पताल में एक रोगी कल्याण समिति है। अगर रोगी कल्याण समिति में जब से प्रभारी महोदय आए हैं, तो उसमें के जो सम्मानित सदस्य हैं वो फिक्स हैं, वो में होती है, यहाँ भी है। लेकिन रोगी कल्याण समिति की सक्रियता नहीं है। कारण क्योंकि उसमें पिछले 10 सालों से जो सम्मानित सदस्य है वही हैं, और कौन है ये पूरा रामनगर जानता है। जब तक उसमें बदलाव नहीं होगा तब तक उसमें सक्रियता नहीं बढ़ेगी, और रोगी कल्याण समिति में आने वाले फंड का किस रूप में ये लोग खर्च करते हैं आज तक समझ में नहीं आया। सर एक और सवाल है सर, रामनगर में हमेशा जाम को लेके रामनगर की समस्त जनता परेशान रहती है और तमाम लोगों से जाम को लेके ही सवाल करती है। लेकिन जाम लगने का जो मुख्य कारण है वो है ठेला वाले या वो भी दुकानदार। मैं उनका भी दोष नहीं दूंगा क्योंकि उनका भी परिवार जो बच्चे हैं वो उसी से पढ़ते लिखते हैं और उसी से उनका घर परिवार चलता है सर। हमेशा जाम लगी रहती है सर, इससे निजात कब मिलेगा रामनगर को? और इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? जाम क्यों लगता है और इसका क्या उपाय है कि जाम ना लगे? और देखिए, इस संबंध में मैं पहले कहना चाहूँगा कि सड़कें 10 साल बाद जितनी चौड़ी थी, आज 10 साल बाद भी उतनी ही चौड़ी हैं। 10 साल पहले जो जनसंख्या थी वो आज 10 साल बाद दुगुनी हो चुकी है। 10 साल पहले जो संसाधन थे, वाहन थे, वो संख्या उनकी कम होती थी। आज 10 साल बाद हर किसी के पास बाइक, हर किसी के पास फोर व्हीलर, ट्रैक्टर, ट्रक हो चुका है। तो जब तक सड़कें चौड़ी नहीं होंगी तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। नगर परिषद से हम लोग प्रयासरत हैं, बस स्टैंड के पास चाहे बेलागोला में, जहाँ पे सड़कें चौड़ी की जा सकती है, वो ऑलरेडी प्रस्ताव में वो प्रस्तावित है, और आने वाले 6 महीने साल भर के भीतर उन सारे सड़कों को चौड़ीकरण किया जाएगा। बीच में डिवाइडर लगाए जाएंगे जिसमें प्लांटेशन भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ सब्जी मंडी के लिए जो मेन समस्या है सब्जी मंडी की, उसके लिए नगर परिषद की पूरी टीम हम लोग प्रयासरत हैं। 1-2 जगहों का हम लोगों ने चिन्हित किया है। वो जगह दूसरे विभाग के हैं, मनियारी डिपार्टमेंट के हैं, त्रिवेणी कैनाल की ज़मीनें हैं। उन विभागों को भी पहली बार नगर परिषद से कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा चिट्ठी भेजा गया है कि आप वो ज़मीन अस्थायी रूप से नगर परिषद को दें, ताकि हम लोग वहाँ अपने सब्जी मंडी, फल मंडी या मीट मंडी को स्थापित कर सकें। इसके लिए हम लोग का प्रयास जारी है। मैं इस संबंध में अपने क्षेत्र के माननीय विधायक और सांसद महोदय लोग से भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप लोग आएँ इस पहल में, रामनगर नगर परिषद की जनता का और के हित में, उन व्यापारियों के हित में अपना सक्रियता दें, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि हम लोग उस डिपार्टमेंट से जो एनओसी बोला जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ले लें। अगर वो हमें मिल जाता है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि नगर के जितने भी सब्जी व्यापारी हैं या फल व्यापारी हैं जो रोड पे ठेला लगा करके अव्यवस्थित रूप से अपनी दुकान को जीविकापार्जन के लिए चला रहे हैं, हम लोग उनको अस्थायी रूप से व्यवस्थित कर पाएंगे। क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़मीनें
गंडक की, त्रिवेणी कैनाल की, धोन कैनाल की और मसान कॉलोनी की ही हैं और सभी रोड साइड में ही हैं। अगर हर विभाग से अगर हम लोग को एनओसी मिल जाता है दुकानें बनाने का, उनके बाउंड्री के अंदर में 10 फीट हम लोग ज़मीन की जो डिमांड किए हैं, अगर वो मिल जाता है उसका एनओसी, तो मैं समझता हूँ रामनगर में व्यापारियों के लिए ये बेहतर होगा और रामनगर मार्केट सुव्यवस्थित और सुसज्जित हो जाएगा। इसके लिए प्रयास जारी है, देखते हैं कब तक सफलता मिलती है। सर इससे रामनगर से हट के भी हम कुछ सवाल करना चाहेंगे आपसे सर। रामनगर जो हो गया एक नगर परिषद है, एक जी, जी, प्रखंड है बिल्कुल। सर। और बिहार में बहुत सारे अलग अलग पार्टी के नेता हैं, सभी जो भी बड़े लेवल के नेता हैं कहीं जाते हैं आप देखे होंगे उनकी रैलियों में एम्बुलेंस रहता है। जी, जी। क्या सर अगर नेताओं के लिए अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सकती है गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं तो वो सरकार ही करती है बिहार की, जी, जी, बिल्कुल। तो क्या जो भी हमारे बिहार में प्रखंड हैं, पंचायत हैं, अगर सभी जगहों के जो भी माननीय नेता हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो प्रयास करें तो सभी नगर परिषदों में या सभी पंचायतों में क्या एक एक एम्बुलेंस नहीं हो सकता है व्यवस्था? बिल्कुल आपका कहना जायज़ है। इस संबंध में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पंचायतों में सब्सिडी पे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराई गई है और नगर परिषदों में जो शहरी एरिया है वहाँ भी जिला के तरफ से एम्बुलेंस मिला है। अभी एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। इसका मेरे पास प्रमाण है। बहुत सारी जब हमारे नगर क्षेत्र में किसी तरह का अनहोनी-वोनी होता है, एक्सीडेंट होता है, तो हम लोग एम्बुलेंस की सेवा अभी सही समय पर ले पा रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने इस पे पहल किया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में और सक्रियता सरकार को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बहुत सारे अनुदान, बहुत सारी सुविधाएँ अस्पताल में आ रही है। जैसे आपने बोला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे की व्यवस्था नहीं, वो लोग ऑलरेडी मैनेज हैं, चाहे वो पत्रकार हों तो और चाहे जनप्रतिनिधि हों तो। सर आपकी बात बहुत अच्छी लगी यह बात सुन के। सर आपको क्या लगता है कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के और तमाम जो नेता जो अपने आप को नेता बोलते हैं, अगर वो सभी लोग अगर मिल के प्रयास करें तो क्या इसकी व्यवस्था सही हो सकती है या नहीं हो सकती है? और आप उन सबके साथ रहिएगा। मैं किसी भी जनहित कार्य में हर जनप्रतिनिधि के साथ हूँ, हर माननीय विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद सबके साथ रहा हूँ और रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे रामनगर विधानसभा का, हमारे नगर क्षेत्र का विकास हो। मुझे किसी के साथ चलने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर कोई जनप्रतिनिधि कुछ बेहतर करने का पहल प्रयास करता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ भी चलने को तैयार हैं, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मुझे किसी के साथ चलने में, किसी चाहे वो बीजेपी के नेता हों या जदयू के हों, चाहे राजद के हों, किसी के साथ जनहित कार्यों के लिए चलने में दिक्कत नहीं है। मैं हर तरीके से तैयार हूँ। मैं आपसे पहले भी एक बार अपने लाइव आकर के बोला हूँ कि मैं अगर व्यवसायियों को सही जगह व्यवस्थित नहीं कर पाऊँगा, तो आखिरी मेरा पहल होगा कि मैं अनशन पे बैठूँगा। सभी व्यापारियों और रामनगर की समस्त जनता और पूरे नगर परिषद की जनप्रतिनिधियों के साथ मिल-जुल करके हम लोग अनशन पे बैठेंगे। और सर नगर का जो सरकारी विद्यालय है, क्या सर जो भी यहाँ के माननीय नेता हैं, चाहे विधायक हुए, चाहे सांसद हुए, चाहे सभापति जी, चाहे उप सभापति जी, चाहे जितने भी इस प्रखंड में पंचायत आते हैं, सभी पंचायतों के मुखिया जी लोग, क्या सबको कभी ना कभी जाके सरकारी स्कूल का विजिट करना चाहिए कि नहीं सर? बिल्कुल, आपकी बातें सही हैं और ये विचार मेरे अंदर भी अब कुछ दिनों से चल रहा है कि हम लोग को नगर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों अस्पताल तो मैं जाया करता हूँ आप तो मैं देखा हूँ सोशल मीडिया पे। और मैं स्कूल्स में भी कुछ गया हूँ और बहुत सारे स्कूलों में जाना भी है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वहाँ हम लोग सभापति, उप-सभापति और नगर की पूरी टीम के साथ जाएँगे और धीरे-धीरे जो व्यवस्थाएँ अभी तो स्कूल की जो नगर में व्यवस्थाएँ हैं, जो मुझे नगर परिषद क्षेत्र में जो स्कूल हैं, उसकी व्यवस्थाएँ मुझे लगभग सब जगह ठीक लग रही है। जहाँ उस तरह के कुछ कंप्लेन है, वहाँ के अध्यापक से हम लोग की बातें चल रही हैं कि उस व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा रहा है और स्कूल व्यवस्था में हम लोग कोशिश करेंगे नगर परिषद से भी जो हो सकता है सुविधाएँ देने का, वो हम लोग बैठ के बोर्ड ऑफ मेंबर के बीच बैठ कर के बोर्ड की मीटिंग में बैठ कर के चर्चा करते हुए, जहाँ जो असुविधाएँ हैं, जो सरकारी स्कूल में जो नगर क्षेत्र में आती हैं, वो
असुविधाओं को सुविधाओं में उसकी जगह सुविधा देने की हम लोग प्रयास करेंगे और देंगे। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसमें हम लोग ज़रूर प्रयास करते हुए कार्य करेंगे। सर, अंत में पूरे रामनगर वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं पूरे नगरवासियों से यही कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग की नई सरकार बनी है, हम सभी अभी नए जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग अपने मैं व्यक्तिगत बोलूँ तो मैं अपने तरफ से चौबीसों घंटा नगर हित में सोचते हुए धरातल पे कार्य कर रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन जो व्यवस्थाएँ हैं नगर की, उसको और बेहतर बनानी हो, चाहे जो व्यवस्थाएँ यहाँ नहीं है उसको और बेहतर बनाना है, तो उसके लिए वक़्त लगता है। धीरे-धीरे ही करके पूरे नगर को सुंदर और सुसज्जित बनाया जा सकता है, चाहे जो भी जन समस्याएँ हैं, उसको ख़त्म किया जा सकता है। जैसे पिछले बार हम लोग का विचार आया कि क्यों ना हम लोग नगर में 100 वाहन की व्यवस्था करें, जो पूरे ज़िले में कहीं पे नहीं है। बोर्ड की मीटिंग में सभी बोर्ड ऑफ द मेंबर ने इस पे स्वीकृति दी और आज हम लोग का अंतिम 100 वाहन ज़िले का पहला आया है। इससे सुविधाएँ ये होंगी कि जो लोग नदी पे जाते हैं दाह संस्कार करने के लिए, वो उन लोगों को उस वाहन में शव को रख के ले जाने में सुविधाएँ होंगी, क्योंकि मसान नदी का जो क्षेत्र है वो दूर है यहाँ से और वहाँ जाने के लिए आप कंधों पे रख के नहीं ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको वाहन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोगों ने विचार किया है क्यों ना हम लोग नगर के हित में, नगर की जनता के लिए ये व्यवस्था किया जाए, जिसकी शुरुआत हुई है। और आपको मैं ये बात बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे उपसभापति प्रतिनिधियों का भी मेरे पास कॉल आया है दूसरे नगर से कि हम लोग भी ये सुविधा अपने नगर क्षेत्र में देना चाहते हैं। तो ये सुन कर के बहुत खुशी होती है कि चलिए हम लोगों ने पहल किया और दूसरे इस पे देखते हुए वो लोग भी करना चाहते हैं, तो ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। और मैं आपको बता दूं कि अस्पताल में जो एम्बुलेंस है, वो भी हम लोग का प्रयास है, जो बंद पड़ा हुआ है, कि उसको नगर हित में नगर परिषद के माध्यम से चलाने का प्रयास है। देखते हैं, जल्दी सफलता मिल जाएगी, 1-2 महीनों में इसकी भी सूचना हम लोग आपको देंगे। बाकी आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे साथ जुड़ने के लिए रामनगर उपसभा प्रतिनिधि श्री सुजल सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब देख रहे थे डीएसने बिहार और बाबा एक्सप्रेस न्यूज़, और मैं हूं दिलीप कुमार पटेल। जय हिंद, जय भारत।